स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और आज हम लोग आपका वो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। उस चैप्टर के बारे में पूरी डिटेल देने वाला हूं जिस चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। आपका जो पार्ट थर्ड है, अगर आप डी की गोल यूज कर रहे हैं, या मैं बता सकता हूं कि जो आपका पार्ट बी है, एक तरीके से पार्ट थर्ड है, उसका जो सबसे पहला चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, जिसमें से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई इसका हेड क्या है, इसका सब हेड क्या है। बेसिकली इसमें आपको एक बैलेंस शीट की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि बैलेंस शीट में किस चीज का कहाँ ट्रीटमेंट करते हैं और क्यों करते हैं, वो क्या होता है। अभी आपके प्रैक्टिकल्स आने वाले हैं तो इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वन बाय वन मैं सारी चीज आपसे डिस्कस करूंगा कि कौन सी चीज सबसे पहले आती है, कहाँ आती है, क्यों आती है। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और अच्छे से देखिएगा। प्लीज वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो देखिए, जो बैलेंस शीट बनती है, इस चैप्टर के हिसाब से जो बैलेंस शीट बनती है हमारी, उस बैलेंस शीट में सबसे पहला जो हेड आता है वो आता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज का। सबसे पहला हेड क्या आता है सर? इक्विटीज एंड लायबिलिटीज का। यहां क्या होता है, यहां सबसे पहला मेन हेड आता है शेयर होल्डर्स फंड्स। यहां जरा नाम देखिए, नाम क्या है? शेयर होल्डर्स, और बाद में क्या है? फंड। यानी कि इस शेयर होल्डर्स फंड में वो फंड होता है जो बिलोंग करता है हमारे शेयर होल्डर्स, कौन से? हमारी कंपनी के। इसमें क्या क्या होता है सर? इसमें हमारे जो शेयर्स हैं जो पब्लिक ने लिए हुए हैं वो होते हैं शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस होते हैं, और मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट होते हैं। ये तीन चीजें हमारे शेयर होल्डर फंड में होती है। तो मैं इसको क्लियर करता हूं और मैं अगेन आपको समझाऊंगा कि जो मैंने आपको एक हेडिंग बताई, शेयर होल्डर्स फंड, ये मेन हेडिंग है। और इस मेन हेडिंग में क्या क्या सब हेडिंग होती है? पहला है हमारा शेयर कैपिटल। पहला क्या है? शेयर कैपिटल। ये वो अमाउंट है जो कंपनी ने रिसीव किया है अपने लिए एज अ कैपिटल, और इसमें आपकी दोनों कैपिटल हो सकती है। आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल भी हो सकती है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी हो सकती है। आप लोग देखते जाइएगा बेटा बारी बारी से किस चीज को किस हेड में मैं बताया है, कहां डाला है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। ये तो मेन हेड तो ये है। अब बाकी ये सब हेड है, उसके में अंदर जो क्या क्या आते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक मेन हेड ये है और इनके सब हेड ये है। शेयर कैपिटल आता है, और क्या आता है सर? और आता है बी पॉइंट से रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस क्या चीज है? अब यहां आपको दो चीज दिख रही होंगी, रिजर्व और सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस क्या है? रिजर्व एक वो चीज होती है जो हमारे पास जब सरप्लस पैसा आया या ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो हमने कुछ अमाउंट उसमें से उठा के अपने पास रख लिया, या हमने जो शेयर इशू करे थे, अगर आप लोगों ने शेयर चैप्टर पढ़ा हो तो वहां हमने एसपीआर यानी कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिए थे, तो उसका जो गैप था वो हमने इसमें डाला हुआ है एज अ रिजर्व। ये रिजर्व हमारे चाहे कमिटेड भी हो सकते हैं, ये रिजर्व हमारे फ्री भी हो सकते हैं। फ्री रिजर्व वो रिजर्व होते हैं जो आपने ऐसे ही बना रखे हैं, आपको नहीं मालूम किस चीज के लिए है। और कमिटेड रिजर्व आपको मालूम रहता है कि आपने वर्कमैन कंपनसेशन लाइक, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन लाइक, इस चीज के लिए। तो ये दो शेयर होल्डर्स फंड, उसमें ये शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल के अंदर ये दोनों चीजें, फिर रिजर्व एंड सरप्लस, और तीसरा आता है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। आपने किसी को शेयर वारंट दे दिया और उसके बदले पैसा मिला आपको। शेयर वारंट क्या है? शेयर वारंट एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है, और जिसके पास ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है उसको अधिकार होता है कंपनी के इक्विटी शेयर लेने का एक स्पेसिफाइड डेट पर और एक स्पेसिफाइड रेट पर। उसको हम कहते हैं मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। तो ये आपकी मेन हेडिंग थी क्या? शेयर कैपिटल,
और रिजर्व एंड सरप्लस और मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर। और इसके जो ऊपर की मेन हेडिंग क्या थी, वो क्या थी हमारी, शेयर होल्डर्स फंड। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि शेयर कैपिटल कहाँ आता है, सर शेयर होल्डर फंड में आता है। रिजर्व एंड सरप्लस कहाँ आता है, शेयर होल्डर्स फंड में आता है। अच्छा, सिक्योरिटी पीएम रिजर्व कहाँ आता है, रिजर्व एंड सरप्लस में आता है। मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट कहाँ आता है, शेयर होल्डर्स फंड में आता है। ये आपके पॉइंट क्लियर है ना, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, बारी बारी को बेटा समझा रहा हूँ अच्छे से। दूसरा पॉइंट आता है उसी में, पहला हमारा हो गया शेयर होल्डर फंड्स इक्विटी एंड लायबिलिटी में, दूसरा होता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। आप लोगों को पता होगा कि भाई जब पब्लिक शेयर्स के लिए अप्लाई करती है तो वो पैसा बेचती है, तो वो पैसा तो हमें शेयर एप्लीकेशन पर आता है, और किसके लिए आया है, जिसके लिए कंपनी को शेयर्स अलॉट करने पड़ेंगे, तो वो चीज है ये, ठीक है ना। ठीक है, ये दो हेडिंग। उसके बाद तीसरी हेडिंग आती है हमारी नन करेंट लायबिलिटी। नन करेंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जो करेंट लायबिलिटी नहीं है, और करेंट लायबिलिटी नहीं है इट मींस ये लंबे समय के कर्जे हैं। आपको करेंट लायबिलिटी वो लायबिलिटीज होती है जो लायबिलिटी आपको एक साल के अंदर पेड करनी है, और क्योंकि इनका नाम नन करेंट लायबिलिटीज है तो ये आपकी लॉन्ग टर्म्स की लायबिलिटी होती है। इसमें हमारी जो सब हेड होते हैं वो हमारे लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लंबे समय के कर्जे, उसके बाद हमारे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। यहां आपको सिर्फ एक वर्ड थोड़ा समझ नहीं आ रहा होगा और बाकी सब आ रहे होंगे। लॉन्ग टर्म बोरिंग मालूम है, लंबे समय का कर्जा है। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नहीं समझ में आ रहा होगा। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी समझ में आ रहा है। और लॉन्ग टर्म प्रोविजन, प्रोविजन क्या होता है कि भाई आपको मालूम है कि आने वाले टाइम में कोई आपको खर्चा है जो आपको देना है, तो आप पहले से ही प्रोविजन बनाने लग जाते हो, लेकिन लंबे समय के लिए। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, ये वो अमाउंट होता है टैक्स का जो अगर एक डिफरेंस क्रिएट हो, डिफरेंस किसमें, हमारी अकाउंटिंग इनकम में और टैक्सेबल इनकम में, कि टैक्सेबल इनकम इतनी है और अकाउंटिंग इनकम इतनी है। अगर आपकी जो अकाउंटिंग इनकम है वो टैक्सेबल इनकम से ज्यादा हो गई, तभी हमारी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होती है। ठीक, तो ये 3 पॉइंट हो गए आपके, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग वाला, और ये हमारा। और उसके बाद आता है फोर्थ, जिसको हम कहते हैं करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी क्या होती है, ये वो लायबिलिटी होती है जो हमें एक साल के अंदर ही अंदर पेड करनी होती है, जैसे शॉर्ट टर्म बोरोइंग, जैसे ट्रेड पेबल। अदर करेंट लायबिलिटी भी हो सकती है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी हो सकती है। तो इन सब के बारे में मैं बताऊंगा। करेंट लायबिलिटी में हमारे क्या, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हो सकती है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग यानी कि छोटे समय के कर्जे। शॉर्ट टर्म बोरोइंग यानी कि आपको पैसा एक साल के अंदर ही देना पड़ेगा। ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल क्या होता है सर, ट्रेड पेबल होता है, ये वो अमाउंट होता है जो हमें एक साल के अंदर देना ही देना पड़ेगा। इसमें हमने गुड्स वगैरह परचेज किए होंगे उधार, वो आता है। तो ट्रेड पेबल में आपकी दो चीजें आती हैं, एक आपका आता है बिल्स पेबल, और एक आते हैं आपके सैलरी क्रेडिटर्स, और इनका पेमेंट हमें एक साल के अंदर ही अंदर करना पड़ता है। अदर करेंट लायबिलिटी, अदर करेंट लायबिलिटी शॉर्ट टर्म की लायबिलिटी होती है, शॉर्ट टर्म इनको छोड़ के होती है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, कुछ प्रोविजन हमने बनाए हुए लायबिलिटी पेड करने के लिए एक साल के अंदर ही। तो ये हमारी सारी बात हो गई सर किसकी, लायबिलिटीज। लायबिलिटीज में आपके 4 पॉइंट आए इक्विटी एंड लायबिलिटी में। पहला शेयर होल्डर्स फंड, उसमें मैंने बताया क्या क्या आता है। फिर मैंने शेयर एप्लीकेशन वाली बात बताई, फिर हमने नॉन करेंट लायबिलिटी की बात करी, और फिर हमने करेंट लायबिलिटी की बात करी। अब हम बात करेंगे हमारी एसेट्स की। इसके बाद बेटा मैं हेडिंग सब हेडिंग बताऊंगा, है ना, तो पूरी वीडियो अच्छे से देखिएगा, है ना। अब मैं बात करता हूँ एसेट्स की। अब आती है एसेट्स। तो सर एसेट्स में क्या होता है, एसेट्स में सबसे पहला आता है आपका नॉन करेंट एसेट्स, मेन हेड जो रहता है नॉन करेंट एसेट्स।
ये वो एसेट्स होती हैं जो करंट एसेट्स नहीं होती, जो एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकती या फिर लंबे समय तक चलने वाली एसेट्स होती हैं आपकी, ये उन्हें हम कहते हैं आपकी नन करंट एसेट्स। नन करंट एसेट्स आपकी कौन कौन सी हो सकती है? नन करंट एसेट्स आपकी फिक्स एसेट्स होती है। फिक्स एसेट्स के भी टाइप होते हैं, पहले मैं बताऊंगा, लेकिन मैं भी बता दूं कि कौन कौन सी एसेट्स होती है नन करंट एसेट्स। एक आपकी फिक्स एसेट्स होती है, एक आपकी होती है नन करंट इन्वेस्टमेंट, एक होती है हमारी डेफर्ड टैक्स एसेट्स, एक होते हैं हमारे लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, जो आपने किसी दूसरे को दे रखे हैं भाई। लॉन्ग टर्म लोन्स, ये हमने लोन लिया नहीं है, दिया है पैसा। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर नन करंट एसेट्स। तो ये मेन हेडिंग नन करंट एसेट्स, और उसमें कौन कौन सी सब हेडिंग आती है आपकी? फिक्स एसेट्स है, नन करंट इन्वेस्टमेंट है, डेफर्ड टैक्स एसेट्स है और लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है। अब बारी बारी से मैं सबके पॉइंट को डिस्कस करूंगा। सबसे पहले आती है फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं सर? फिक्स एसेट्स में क्या क्या चीजें आती है? फिक्स एसेट्स में आपकी टेंजिबल एसेट्स आती हैं, टेंजिबल एसेट्स कौन सी होती हैं? जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, कंप्यूटर, ये सारे टेंजिबल एसेट्स हैं। उसके बाद आती है आपकी इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स कौन सी एसेट्स होती हैं? जो टेंजिबल नहीं है, जैसे आप ना छू सकते ना देख सकते, जैसे आपकी गुडविल, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, ये सब हमारी इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं। और भी कुछ टाइप की होती हैं। एक होती है हमारी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब कि वो खर्चा जो हमारा टेंजेबल एसेट्स को क्रिएट करने में, टेंजेबल एसेट्स को बनाने में लग रहा है, लेकिन वो अभी बनी नहीं है ना। और लास्ट होता है एक इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, सेम उसी की तरह इंटेंजिबल एसेट्स है लेकिन अभी बनके तैयार नहीं है। उसके बाद फिक्स एसेट के बाद मैंने आपको जो दूसरा पॉइंट बताया था, वो मैंने बताया था आपको क्या? नन करेंट इन्वेस्टमेंट। नन करेंट इन्वेस्टमेंट, नन करेंट इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होता है जिनका जो टाइम पीरियड होता है वो एक साल से ज्यादा होता है। इनका जो इन्वेस्टमेंट की टाइम वैल्यू होती है वो एक साल से ज्यादा होती है ना। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट था वो था डेफर्ड टैक्स। आपका क्या था? डेफर्ड टैक्स एसेट्स। सेम इसमें वही चलेगा, लेकिन फर्क क्या होगा? जब अकाउंटिंग इनकम टैक्सेबल इनकम से कम होगी, तब आपका डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट होगा। फिर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, भाई आपको पेमेंट दिया हुआ है ना, और अदर नॉन करेंट एसेट्स। तो ये सारी चीजें अदर नॉन करेंट एसेट्स जो हमारी अंडर नहीं आती किसके? करेंट एसेट्स में, है ना। उसके बाद आएगा हमारा नेक्स्ट हेड। नेक्स्ट हेड जो आएगा हमारा एसेट्स में ही नेक्स्ट आता है करंट एसेट्स। एक आपका नन करंट एसेट्स हो गया, अब आपका करंट एसेट्स। करंट एसेट्स क्या होते हैं? करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट होने की काबिलियत रखते हैं, जैसे करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करंट एसेट्स। तो ये पूरी आपकी बैलेंस शीट की बात थी। लायबिलिटीज में कितने हेड होते हैं, कौन कौन से हेड होते हैं, किस चीज पर क्या अमाउंट जाता है, एसेट्स में कितने हेड होते हैं, क्या क्या चीजें आती हैं। ये तो बात थी हमारी बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट के बाद आता है आपका एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। उसमें क्या क्या चीजें आती हैं? स्टेटमेंट ऑफ, अभी पूरी वीडियो देखिएगा बेटा, अभी मैं आपको कुछ हेड और उनके मेन हेड की बात करूंगा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले हम लेते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब है कि हमने जो भी चीज बेची कंपनी ने, उसे बेचकर जो पैसा आया वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। इसमें हम ऐड कर देते हैं और हमारी कोई अदर इनकम हुई है,
और कहीं से अदर इनकम हुई है, अदर रेवेन्यू हुआ है, वो ऐड कर देते हैं। उसके बाद हम खर्चों को माइनस करते हैं, जैसे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। भाई हमने किसी चीज को बेचा है तो उसे बनाने में खर्चा हुआ होगा, उसे परचेज करते में खर्चा हुआ होगा, एम्प्लॉयज को कुछ पैसा दिया होगा, वो सारे खर्चे इसमें से हम माइनस कर देते हैं, है ना। तो जैसे कि डेप्रीशिएशन है, एमोर्टाइजेशन है, एक्सपेंसेस है, ये सारी चीजें इसमें से माइनस कर देते हैं। तो अब मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपसे कुछ कहीं ना कहीं पूछे भी जाते हैं, है ना। अभी मैंने आपके साथ बैलेंस शीट डिस्कस कर दी और मैंने आपके साथ दोनों चीज डिस्कस कर दी। अब पहली चीज, अब जब बैलेंस शीट बनती है तो बैलेंस शीट में कुछ पॉइंट आते हैं जो आपके लिए जरूरी हैं। शेयर वाले चैप्टर में आपने शायद पढ़े भी होंगे। भाई एक आती है हमारी ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल को हम नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं, पहली बात। और ये वो कैपिटल होती है जो कंपनी ने अपने मेमोरेंडम में दिखाई हुई है, यानी कंपनी को मैक्सिमम अमाउंट कितना चाहिए शेयर कैपिटल से, टोटल वैल्यू, टोटल पैसा कितना चाहिए, उसे हम कहते हैं ऑथराइज कैपिटल। देन उसके बाद आता है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल क्या होता है? इशूड कैपिटल क्या होता है कि भाई कंपनी समय समय पर सब्सक्रिप्शन निकालती है। तो भाई जितना पैसा कंपनी को चाहिए उतना पहले दिन तो ही नहीं चाहिए, कुछ टाइम बाद चाहिए। तो जो टाइम टू टाइम कंपनी शेयर इशू करती है अपनी जरूरतमंद के अनुसार, उसे हम इशूड कहते हैं। देन उसके बाद सब्सक्राइब आते हैं। सब्सक्राइब में भाई पब्लिक ने कितने शेयर्स लिए, फिर कॉल्ड अप आते हैं, कितने पैसा मांगा, और फिर पेड अप आता है, ठीक है ना। उसके बाद आपका कुछ पॉइंट आते हैं जो आपसे कभी कभार पूछ लिया जाता है, जैसे कि कैपिटल रिजर्व। ये आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई कैपिटल रिजर्व क्या है। ये रिजर्व वो होता है जो हमारे कैपिटल प्रॉफिट में से बनाया गया है। सर कैपिटल प्रॉफिट में से क्या? कैपिटल प्रॉफिट जैसे कि आपने फिक्स एसेट्स को बेचा, प्रॉफिट हुआ, इन्वेस्टमेंट को सेल किया, प्रॉफिट हुआ, और फॉरफिटेड शेयर इशूड हुए, प्रॉफिट हुआ, किसी का बिजनेस को परचेज करा, उसमें प्रॉफिट हुआ। ये जो प्रॉफिट क्रिएट हुआ है, इनसे अगर आपने कोई रिजर्व बनाया है उसको हम कहते हैं कैपिटल रिजर्व, ठीक है ना। अब एक रिजर्व आता है कि भाई कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व वो रिजर्व होते हैं जो कंपनी ने खुद ही क्रिएट करे हैं अपने ओन शेयर्स को फ्री रिजर्व एसपीआर के अनुसार, ठीक है ना। तो अब हम थोड़ा आपसे कुछ और डिस्कस कर लेते हैं। कुछ और ऐसे पॉइंट हैं जो कभी कभार पूछ लिए जाते हैं, फिर भी इन सभी की एक पर्टिकुलर पीडीएफ है मेरे पास। तो जिन बच्चों को इंटरेस्ट हो इस पीडीएफ में तो वो मुझसे मांग सकते हैं। सारी इंपॉर्टेंट कौन कौन से हेड हैं, किस में आते हैं देखने के लिए। फिर भी कुछ हेड के मैं आपके साथ थोड़ा डिस्कस कर लेता हूं, जैसे कि डिवेंचर्स। डिवेंचर्स क्या है? डिवेंचर्स हमारे लॉन्ग टर्म लोन होते हैं, लंबे समय की लायबिलिटी होती है। तो इनका मेन हेड जो रहेगा वो नॉन करेंट लायबिलिटी, और जो सब हेड रहेगा वो लॉन्ग टर्म बोरिंग। पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक डिपॉजिट भी हमारा सेम, नॉन करेंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। एसपीआर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, भाई मैंने बताया ये शेयर होल्डर फंड में, रिजर्व सरप्लस में। कैपिटल रिजर्व शेयर होल्डर्स फंड में, रिजर्व सरप्लस में। फॉरफिटेड शेयर्स, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन डिबेंचर्स, ये हमारी करंट लायबिलिटी है, और सब हेड अदर करंट लायबिलिटी है। बिल्स पेबल करंट लायबिलिटी है, और सब हेड अदर करंट लायबिलिटी है। तो ये सारी चीजें हैं जो दे रखी हैं, और इनका मैंने पर्टिकुलर एक पीडीएफ भी बना रखा है कि कौन सी चीज कहाँ जाएगी। जैसे ट्रेड पेबल क्या है? सर ट्रेड केबल करंट लायबिलिटी है ना। प्रोविजन फॉर टैक्स क्या है? करंट लायबिलिटी है। मॉर्गेज लोन क्या है? नॉन करंट लायबिलिटी है। पेटेंट्स क्या है? नॉन करंट एसेट्स है। इन्वेस्टमेंट क्या है? नॉन करंट एसेट्स है। जनरल रिजर्व कहाँ आएगा? शेयर होल्डर फंड के रिजर्व सरप्लस में। बिल्स रिसीवेबल कहाँ आएगा? करंट एसेट्स में। तो लूज टूल्स कहाँ आएगा? करंट एसेट्स में। मेन हेडिंग और सब हेडिंग इन्वेंटरीज के अंदर। तो ऐसे ही करीब मेरे पास 80 से प्लस आपके ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। इसकी पीडीएफ अवेलेबल है, अगर आप लोग चाहो तो मुझसे ले सकते हो बेटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, कौन सी चीज कहाँ आती है, कैसे आती है। नंबर मेरा हाईलाइट कहीं ना कहीं हो रहा होगा, तो वहां से इस नंबर को ले लीजिएगा और मेरे पास मैसेज कर दीजिएगा, और उस पीडीएफ को फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे पास से ले लीजिएगा, ताकि आप तैयारी अच्छे से कर सके।
वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।